नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ईवीएस की क्लास करते हैं, बाल विकास की क्लास करते हैं, हिंदी की क्लास करते हैं, मैथ्स की क्लास करते हैं, पेडागोजी की क्लास करते हैं, लेकिन ईवीएस की पेडागोजी की क्लास आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये आपके टॉप 25 प्रश्न, जो सभी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हें से संबंधित या वही प्रश्नों को कंबाइंड किया है आपके पेडागोजी के प्रश्न पर। तो ये टॉप 25 पर्यावरण पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सॉलिड क्वेश्चन यह तैयार किए गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ईबीएस में कंसेप्ट बहुत ही कठिन आ रहा है। अगर आपकी पेडागोजी 5 से 6 नंबर पक्की हो जाएगी और कंसेप्ट में अगर आप लोग 12 से 15 अंक लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 20 प्लस ईबीएस पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस पेपर चल ही रहे हैं, तो आई बटन पे लिंक दे दी गई, प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 25 पेडागोजी ईवीएस इन्वायरमेंट पर्यावरण के पेडागोजी। और आइए जान लेते हैं 25 में से आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का स्कोर कितना होता है। पहला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, सरकारी योजना का निर्वाह या प्रत्यक्ष अनुभव की बात करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव का होता है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद विधि। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सबसे विधि प्रभावशाली होती है वह होती है कहानी विधि। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना। जी हाँ, सिलेक्शन को 101% करना है, तो प्रत्येक का फीडबैक, प्रत्येक का कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है। तीसरा प्रश्न है, चर्चा विधि का निम्न लाभ है कि शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर, व्याख्यान के साथ अधिगम पर जोर, प्रौद्योगिकी के साथ अधिगम पर जोर या कार्यकलाप के साथ अधिगम पर जोर। तो आप सभी जानते हैं कि चर्चा विधि का जो लाभ होता है वह किस पर होता है, शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर पर ज़्यादा लाभ होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है कि दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ कुछ सीखते हैं। जी हाँ साथियों, दो या दो से अधिक या दो या अधिक लोग एक साथ सब जब कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। अवलोकन द्वारा अधिगम, आपके क्रिया मूलक अधिगम, सामूहिक अधिगम या दलीय शिक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है। दो या अधिक लोग एक साथ जब कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसको साथियों सामूहिक अधिगम कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में प्रयोगात्मक कार्य के संबंध में कहा गया है कि स्कूली जीवन को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, व्यवहारिक अनुभव छात्रों को प्रदान किया जाए या बालक स्वयं करके सीखे या उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 में प्रयोगात्मक कार्य के संबंध में कहा गया है कि स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, व्यवहारिक अनुभव छात्रों को प्रदान किया जाए, बालक स्वयं करके सीखते हैं। तो ये सभी जो तीनों आपके दिए गए हैं, ये एनसीएफ 2005 में प्रयोगात्मक कार्य के संबंध में कहा गया है। तीनों बातें कही गई हैं। डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे जो है सीसीई के माध्यम से मापा जाता है। केवल छात्रों का शारीरिक और मानसिक संबंधी विकास, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि, केवल सह पाठ्यक्रम उपलब्धि या केवल शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसे जो है सीसीई के माध्यम से जो है मापा जाता है, तो आप सभी जानते हैं केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि। जी हाँ, दो उपलब्धियां हैं, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि को जो है सीसीई के माध्यम से मापा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन पर लगे आप लोगों को कोई भी किसी भी ऑप्शन पर डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट सर्वोपरि है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को
प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, वर्कशीट में किया जाता है। उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, प्रश्न के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, प्रश्न तथा उत्तर दोनों के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्कशीट में क्या किया जाता है, तो वर्कशीट में जो किया जाता है उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है। जो वर्कशीट होती है आप लोग देखते होंगे बुक में, ठीक है, उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है। तो सारे बच्चों से संबंधित ही प्रश्न हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते होंगे लगभग उसी तरह से है, कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। देखिए आपकी नियुक्त होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो आपकी कक्षा में, आपके पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, अगर आप सामाजिक असमानता पर आप अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, या विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लाने के लिए कहना, या संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अधिक प्रभावी अधिगम होगा वह कौन सा हो जाएगा। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। क्या ये सही दिया गया है, सभी लोग बताइए। ये संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, ये संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, या संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण का आयोजन करना। देखिए तीनों में दिखे होंगे आप लोग अलग देख, संबंधित मामला, संबंधित मामला, ठीक है। आपके ABD देखिए लगभग तीनों सेम दिए गए, संबंधित मामला, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर सी में क्यों नहीं दिया गया है, अलग ही ऑप्शन लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिएगा। आपके प्रत्येक कमेंट फीडबैक का वेलकम है, अभिनंदन है, और जायसवाल सर स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग करना, या कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना रखता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने में मदद करता है, या और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो आप जानते हैं भली भांति ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का कथन प्रयोग करना क्या रखता है, तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद रखता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। यह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की, कि जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाना है अगर, तो बालक बालिकाओं विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण व्यूह रचना प्रभावी होगी, वह होगी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 11वें नंबर प्रश्न है, टॉप 25 में से वह स्थान जहां हम निवास करते हैं कहलाता है स्थानीय वातावरण, भौतिक परिवेश, स्थानीय परिवेश, या सामाजिक परिवेश कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, टीचर्स, भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। तो वह स्थान जहां हम निवास करते हैं वह स्थानीय परिवेश कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दस्थ साधनों के प्रयोग का तर्क इस तथ्य पर आधारित होता है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, या इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती हैं, यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है।
तो श्रव्यदर्शी साधनों का प्रयोग का तर्क इस तथ्य पर आधारित होता है कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, एक श्रव्य वाली एक दृश्य वाली, यानी आँख और कान दोनों इंद्रियां जो है इससे सक्रिय हो जाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध होता है जैविक घटक से, अजैविक घटक से, ऊर्जा घटक से या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान, प्रकाश, तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध जो होता है वह अजैविक घटकों से होता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है? सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है। तो जीव का निकटतम स्थानीय वातावरण, जीव का बाह्य वातावरण, जीव का आंतरिक वातावरण या अजैव वस्तुओं का वातावरण। तो सूक्ष्म पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है? सभी जानते हैं, जीव का निकटतम स्थानीय वातावरण। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अव्यक्त के लिए प्रमुख अनिवार्य तत्व क्या है? शिक्षण के बीच प्रश्न पूछना, मुखर लिखित अव्यक्त का अवसर प्रदान करना, ए व बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अव्यक्त के लिए जो प्रमुख अनिवार्य तत्व होता है वह आपका क्या होता है? ए व बी दोनों, अर्थात शिक्षण के बीच प्रश्न पूछना भी होता है और मुखर एवं लिखित अव्यक्त का अवसर प्रदान करना भी होता है। अगला प्रश्न दिया गया है स्थानीय परिवेश निम्न में से कौन से घटक सम्मिलित हैं? भौतिक घटक, सामाजिक घटक, सांस्कृतिक घटक या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया स्थानीय परिवेश में से निम्न में से कौन से घटक सम्मिलित हैं? स्थानीय परिवेश में भौतिक घटक भी, सामाजिक और सांस्कृतिक ये तीनों घटक जो सम्मिलित होते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण में शामिल है, जल प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण में या सभी। तो आप सभी जानते हैं जो प्रदूषण जो पॉल्यूशन होता है वह वायु प्रदूषण में भी शामिल है, जल में भी और ध्वनि में भी शामिल है। तो यहाँ पे ये सभी डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, लिंक आपको दे दी गई है। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने जायसवाल सर को या अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले विभिन्न जो तैयारियां हैं आपको इनसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और नोट्स मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती है। और टेलीग्राम से जुड़े, जिनका भी एग्जाम होता जा रहा है फीडबैक करें और जिनका एग्जाम होना है फीडबैक वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का व्यय, जल आपूर्ति व्यवस्था, जल विद्युत निर्माण या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों पर्यावरणीय समस्याओं का जो मुख्य कारण होता है वह प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय होता है। क्या होता है? अपव्यय करना। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? व्यापक आधारित अधिगम या व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह व्यापक आधारित अधिगम भी होता है और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम भी होता है। तो व्यापक आधारित अधिगम और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन पर आधारित अधिगम ये दोनों जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके 25 प्रश्नों में से 20वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविजन की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को जो है उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। वह आपका हो जाएगा कौन सा? वह हो जाएगा कंप्यूटर। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि परिवेशी भ्रमण किस प्रकार के स्थानों पर किया जा सकता है? पानी शुद्धिकरण के स्थान पर, मौसम विज्ञान कार्यालय की बात करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो परिवेश भ्रमण किस प्रकार के स्थानों पर किया जा सकता है? तो जो परिवेशी भ्रमण होता है वह पानी शुद्धिकरण के स्थान पर भी किया जा सकता है, मौसम विज्ञान कार्यालय के स्थानों पर किया जा सकता है और कृषि विकास केंद्र के प्रकार के स्थानों पर किया जा सकता है। ये तीनों स्थानों पर जो है परिवेशी भ्रमण के लिए किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए
कविता और कहानी का कथन प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या पाठ को आनंददायक रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का कथन उपयोग करना है, क्योंकि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ होता है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं भली भांति कि पर्यावरण शिक्षा से जो लाभ होता है, पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी भी मिलती है, और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय भी ज्ञात होते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचे हैं इस टॉप 25 में से। पर्यावरण अध्ययन जो होता है, इन्वायरमेंट जो स्टडी है, वह प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण, इन दोनों के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। यह केवल जीव जगत पर प्राकृतिक पर पड़ने वाला प्रभाव है, यह केवल वनस्पत जगत पर प्रकृति पर पड़ने वाला प्रभाव है, या प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन है। तो पर्यावरण जो अध्ययन होता है वह प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं का अध्ययन होता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगर डाउट है कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। बेहतरीन जायसवाल सर आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, जी हाँ सभी कमेंट कीजिएगा। इस टॉप 25 में से 25वां प्रश्न आ चुका है कि पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होता है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्ति होगी आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण शिक्षा का आपका अभिप्राय क्या होगा मास्टर साहब, जी हाँ बताइए, अध्यापक अध्यापिका बताइए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, या पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, या विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो आपके अकॉर्डिंग पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय क्या होगा, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। जी हाँ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहे टॉप 25 प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। ये 25वां प्रश्न। ये प्रश्न कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सारे प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, एग्जाम के पहले मौका है आपके सामने सिलेक्शन पाने का, क्योंकि जैसा कट ऑफ जा रहा है, जैसा एग्जाम जा रहा है, जैसा पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे फीडबैक कैसा मिल रहा है। इसलिए कहते हैं अभी भी समय, अगर 2-4 दिन है आपके पास तो प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और तैयारी बेहतरीन कीजिएगा। ठीक है, उस लेवल की तैयारी कीजिए जहाँ पर सिलेक्शन सरोपरी हो सके। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, सभी मित्रों को शुभ रात्रि। मिलते हैं मॉर्निंग पर अगली क्लास पर। जिनका मॉर्निंग में पेपर है सभी को ऑल द बेस्ट है, और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपका मेहनत सफलता में प्राप्त हो और सफलता में बदले, आपका सपना साकार हो, सिलेक्शन मिले, आपके माता पिता का सपना साकार हो। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मित्रों को शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी का।